हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अमित। स्वागत करता हूं आपका स्मार्ट कीड़ा यूट्यूब चैनल पर। सीजन 2 लेसन 1 आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ऑलमोस्ट अ वीक बिफोर एक इंट्रोडक्टरी वीडियो आया था जिसमें हमने अनाउंसमेंट किया था क्रिटिकल रीजनिंग की प्लेलिस्ट आपको मिलेगी, सीजन 2 प्लेलिस्ट। इसके पीछे क्या क्या कारण थे, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी एक क्रिटिकल रीजनिंग की प्लेलिस्ट थी, बट स्टिल वी डिसाइडेड ऑन टू गो फॉर अ न्यू क्रिटिकल रीजनिंग प्लेलिस्ट। ऑब्वियसली जो कारण सबसे महत्वपूर्ण था कि कुछ ऐसे डाउट्स और कॉन्सेप्ट्स थे जिसे हमने मिस किया था, वो हम इसको कवर करेंगे इस पर्टिकुलर सीरीज के माध्यम से। और ज़्यादा एप्लीकेशन हम देखेंगे, क्रिटिकल एटीट्यूड हम समझेंगे, जो डाउट्स हैं उनको भी हमने देखना है हर वीडियो में। तो आज का जो टॉपिक है क्रिटिकल रीजनिंग में वो रहेगा एजम्पशंस वर्सेस इन्फरेंसेस। ज़्यादातर स्टूडेंट्स को एजम्पशंस और इन्फरेंसेस में दिक्कत आती है और आज इस वीडियो के माध्यम से उसको हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम एक आर्ग्यूमेंट शो करेंगे आपको और उस आर्ग्यूमेंट में हम ये डिस्कस करेंगे कि क्या कुछ ऐसा है जो कि उसमें मिसिंग है और क्या वो मिसिंग कंडीशन या प्रीमाइस एक एजम्पशन हो सकता है, ये भी हम देखेंगे। और क्या कुछ हम इन्फर या डिराइव कर सकते हैं उस पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट से, वो भी हम देखेंगे। इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि आप दोनों के बीच में डिफरेंशिएट कर पाएंगे। ठीक है, दोनों ही काफ़ी सिमिलर दिखते हैं एक दूसरे से, दोनों ही अनस्टेटेड होते हैं, दोनों ही इम्प्लिसिट होते हैं, ये हमें अच्छी तरीके से मालूम है। ठीक है, और इसीलिए एक डाउट भी आता है जब हम एजम्पशन देख रहे होते हैं तो कुछ क्लिक करता है कि क्या ये एक इन्फरेंस है, और जब हम इन्फरेंस देख रहे होते हैं तो क्या माइंड में ये भी सवाल आता है कि ये क्या एजम्पशन है। तो इस चीज़ को आज हम क्लियर कर देंगे और कोई भी एम्बिग्यूटी आपके माइंड में न रहे, ये मेरा प्रयास रहेगा, ये मेरा गोल रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला आर्ग्यूमेंट ये रहा आपकी स्क्रीन पे, आप देख सकते हैं क्लियरली। यहाँ पर एक सिंपल वन लाइनर पैसेज है, एक वन लाइनर आर्ग्यूमेंट है कह सकते हैं आप। माइस इस्तेमाल किया गया है वो सिंस के बाद वाली लैंग्वेज है। अगर आप आर्ग्यूमेंट पहले पढ़ें, चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले पढ़ लेते हैं इसे। A photograph taken with a traditional camera can never convey the experience of being in a landscape, since only a three-dimensional representation of a landscape can convey the experience of being in that landscape. ठीक है, पहला जो स्टेटमेंट है, पहला प्रेमाइस है, वो क्लियरली ये बोलता है कि एक फोटोग्राफ कभी भी, एक ट्रेडिशनल कैमरा से जो लिया गया फोटोग्राफ है, कभी भी आपको लैंडस्केप का बेहतर एक्सपीरियंस नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि एक थ्री डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ही एक पर्टिकुलर लैंडस्केप का एक तगड़ा एक्सपीरियंस आपको दे सकता है। एक लैंडस्केप में आपने देखा होगा, 3D मॉडल्स देखे होंगे, जब आप कोई पर्टिकुलर प्रॉपर्टी या टाउनशिप के ऑफिसेस को विजिट करेंगे या किसी पर्टिकुलर कंस्ट्रक्ट होने वाली प्रॉपर्टी को देखेंगे तो वहाँ पर 3D रिप्रेजेंटेशन ज़रूर दिखाए जाते हैं। तो उससे हमें एक बेहतरीन आइडिया लगता है, एक डिटेल्ड रिप्रेजेंटेशन हमें मिलता है उस पर्टिकुलर लैंडस्केप का। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ऑथर ये हमसे बिलीव कराना चाह रहा था, हमें ये प्रूव करना चाह रहा था कि एक ट्रेडिशनल कैमरा कभी भी एक प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं दे सकता। क्या कुछ यहाँ मिसिंग है? कुछ एक ऐसी चीज़ है या कोई ऐसी कंडीशन है जो कि ऑथर ने टेकन फॉर ग्रांटेड ली है और फिर अपना आर्ग्यूमेंट फ्रेम किया है? क्या उसने एज्यूम किया है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये ऑलरेडी वो इंफॉर्मेशन है? क्या वो इंफॉर्मेशन हो सकती है? ऑब्वियसली वो एक अनस्टेटेड प्रीमाइस है और एक एजम्पशन है, एक कंडीशन है जो टेकन फॉर ग्रांटेड ली गई है और उसके बेसिस पे इस आर्ग्यूमेंट को फॉर्म किया गया है। कैसे हम उसे पहचानेंगे? क्या मिसिंग है यहाँ पर? ठीक है, अब कुछ लोग कहेंगे कि सर बिल्कुल हमने पहचाना है, हमने ये पहचाना है कि एक ट्रेडिशनल कैमरा का 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि दोनों के बीच में क्या कनेक्शन है? देयर इज नो कनेक्शन। ऑब्वियसली एक ट्रेडिशनल कैमरे से क्या हम 3D रिप्रेजेंटेशन बना सकते हैं? जी नहीं, ये हमें पता है। कहीं ना कहीं मेरे बैक ऑफ माइंड में ये इन्फॉर्मेशन है कि एक ट्रेडिशनल कैमरे से हम बहुत ज़्यादा तो ज़्यादातर एक 2D फोटो खींच सकते हैं, उसका एक 3D रिप्रेजेंटेशन हम नहीं बना सकते। क्या यही एक कंडीशन थी जो आर्ग्यूअर ने मिस की है? जी हाँ, वो ये एज्यूम करके चल रहा था कि ये इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी आपके माइंड में, कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में अवेलेबल है। ठीक है, तो अगर मैं इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूं, ठीक है, अगर मैं इसे एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूं, स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब यानी कि एक प्रीमाइस अलग से लिखूं और कंक्लूजन को अलग से लिखूं और यहाँ पर एक प्रीमाइस ऐड कर दूं, तो मेरा आर्ग्यूमेंट कुछ इस तरीके से दिखेगा जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। यानी कि मेरा पहला प्रीमाइस क्या है?
that all representations that can convey the experiences of being in a landscape are three-dimensional representation of that landscape. यही मैंने पहले भी बताया, यही चीज़ वो प्रूव करना चाह रहा था. यानी सिंस के पहले वाली लैंग्वेज ऐसी ही कुछ हो सकती थी. यहाँ पे क्लियरली बताने की कोशिश की गई है कि अगर कोई एक पर्टिकुलर लैंडस्केप है और उसका अगर हमें अच्छा रिप्रेजेंटेशन चाहिए तो हमें उसका एक थ्री डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन देखना होगा. ठीक है. और अगर मैं यहाँ पर ये चीज़ ऐड कर दूँ कि एक ट्रेडिशनल कैमरा एक थ्री डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन नहीं बना सकता, तो ऑब्वियसली मेरा आर्ग्यूमेंट कंप्लीट होता हुआ दिखेगा. क्या मैं क्लियरली कंक्लूड कर सकता हूँ? जी हाँ, मैं क्लियरली कंक्लूड कर सकता हूँ कि एक फोटोग्राफ टेकन विद अ ट्रेडिशनल कैमरा कैन नेवर कन्वे द एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग इन अ लैंडस्केप. ठीक है. यानी कि ट्रेडिशनल कैमरा से जो हम फोटो लेंगे वो कभी भी हमें लैंडस्केप का एक्सपीरियंस नहीं दे सकता. यानी कि सिर्फ एक अनस्टेटेड प्रीमाइस को यहाँ ऐड करके आप पूरी की पूरी अपनी आर्ग्यूमेंट की बिल्डिंग को खड़ा कर सकते हैं. यही मैंने पिछली सीरीज में भी बताया था, लेकिन आज हमने इसे एक स्टैंडर्ड फॉर्म में देखा है. ठीक है. तो अगर मैं इसको ऐड करूँगा, यहाँ पे एक अनस्टेटेड प्रीमाइस को ऐड करता हूँ, तो मेरा कंक्लूजन क्लियरली प्रूव होता हुआ दिखता है. आई होप दिस इज क्लियर. अब आते हैं दूसरी बात पे, दूसरी महत्वपूर्ण बात पे. क्या मैं इन्फर कर सकता हूँ कि थ्री डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ लैंडस्केप इज मोर डिटेल्ड वे ऑफ शोइंग अ लैंडस्केप? यही कुछ मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले कि जब हम एक 3D मॉडल देखते हैं, एक पिक्चरिस्टिक कोई जगह होती है और एक लैंडस्केप होता है और उसका अगर हम 3D मॉडल देखते हैं तो वो बहुत ही डिटेल्ड व्यू दिखता है. हमें प्रॉपर तरीके से ऊपर से एक बर्ड्स आई व्यू दिखता है कि ये कैसा दिखेगा. ठीक है. तो ऑब्वियसली वी कैन क्लियरली इन्फर फ्रॉम द मिडिल ऑफ द आर्ग्यूमेंट. जैसे इस प्रीमाइस में से मैंने एक मिडिल ऑफ द आर्ग्यूमेंट में से एक प्रीमाइस में से मैंने कुछ इन्फर किया, मैंने कुछ डिराइव किया. ठीक है. जैसे साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करते थे तो आंसर आता था डिराइव होके, वैसे ही यहाँ पर भी मैंने एक सिंगल प्रीमाइस में से कुछ इन्फर किया. ओके. और उसी को मैंने इन्फरेंस बोल दिया. बट क्या वो एजम्पशन है? जी नहीं, दोनों ही बिल्कुल वेरिड कॉन्सेप्ट्स होते हैं, दोनों ही बिल्कुल डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं. आई होप ये चीज़ आपको यहाँ से क्लियर हो गई होगी दोनों में क्या डिफरेंस है. ये एक अनस्टेटेड कंडीशन है, अनस्टेटेड प्रीमाइस है, जिसकी वजह से मेरा पूरा का पूरा पैसेज कंप्लीट हो रहा है, मेरा पूरा का पूरा आर्ग्यूमेंट कंप्लीट हो रहा है. उसको मैं एजम्पशन की श्रेणी में डालूंगा. और ऑब्वियसली जहाँ पर मैं कुछ मिडिल ऑफ द आर्ग्यूमेंट में से डिराइव कर रहा हूँ तो उसको मैं इन्फरेंस की श्रेणी में डालूंगा. आइए देखते हैं बहुत तेजी से सेकेंड एग्जाम्पल, ताकि थोड़ा और बेहतर आपको समझ में आ सके. काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है ये भी. यहाँ पर भी एक प्रीमाइस है, सॉरी दो प्रीमाइसेस हैं और एक कंक्लूजन है. ठीक है. और उसको कंक्लूजन को क्या प्रूव करने की कोशिश की गई ये भी हम देखेंगे. पहले प्रीमाइस पढ़ लेते हैं. पहला प्रीमाइस कहता है दैट व्हेन स्टूडेंट्स डू नॉट फाइंड देयर असाइनमेंट्स टू चैलेंजिंग दे बिकम बोर्ड एंड सो अचीव लेस देन देयर एबिलिटीज वुड फॉलो. यानी कि अगर कोई असाइनमेंट बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग नहीं होगा, ठीक है, उसका डिफिकल्टी लेवल ईजी होगा, तो स्टूडेंट्स बोर हो जाते हैं और अपनी कैपेबिलिटीज़ जो शो कर सकते हैं उससे वो लेस परफॉर्म करते हैं. ठीक है. और सेकेंडली ऑन द अदर हैंड व्हेन स्टूडेंट्स फाइंड देयर असाइनमेंट्स टू डिफिकल्ट दे गिव अप एंड सो अगेन अचीव लेस देन व्हाट दे आर कैपेबल ऑफ अचीविंग. यानी कि जब स्टूडेंट्स को असाइनमेंट्स बहुत डिफिकल्टी लेवल हाई कर दी जाती है तो फिर वहाँ पर वो अचीव उतना नहीं कर पाते, उतना परफॉर्म नहीं कर पाते, वो गिव अप कर जाते हैं और इसीलिए उनकी जो फुल पोटेंशियल है वो हम नहीं देख पा रहे हैं. तो क्या मैं कंक्लूड कर सकता हूँ देयरफॉर इट इज क्लियर दैट नो स्टूडेंट्स फुल पोटेंशियल कैन एवर बी रियलाइज्ड. दो प्रीमाइसेस थे. फाइनल कंक्लूजन में बोला गया कि किसी भी स्टूडेंट का फुल पोटेंशियल कभी भी रियलाइज किया ही नहीं जा सकता. अब अगर यहाँ पर हम अपने सबकॉन्शियस माइंड पे ध्यान दें और इस चीज़ को बैक ऑफ माइंड में फील करें कि क्या लॉजिकल मिसिंग है यहाँ पर. ओके. तो मैं कहूँगा पहले प्रीमाइस में आपने इजी लेवल की बात करी, सेकेंड प्रीमाइस में आपने डिफिकल्ट लेवल की बात करी. व्हाट अबाउट द मिडिल ग्राउंड? व्हाट अबाउट द मॉडरेट वंस? क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, कैसे आते हैं? इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट. आपने इजी की बात करी, आपने डिफिकल्ट की बात की. व्हाट अबाउट द मॉडरेट वंस? उसमें क्या होगा? तो यहाँ पर एक ऐसी इंफॉर्मेशन थी जिसको ऑथर ने प्रिज्यूम कर लिया और जंप ऑन किया और एक कंक्लूजन दिया कि जो स्टूडेंट का फुल पोटेंशियल है वो कभी भी रियलाइज नहीं हो सकता. क्यों? क्योंकि यहाँ पर उसने एज्यूम कर लिया था कि मॉडरेट लेवल तो पॉसिबल ही नहीं है. ठीक है. यहाँ पर उसने मॉडरेट लेवल की कोई बात नहीं करी, बट स्टिल उसने ये
बिना कहे ये चीज़ बोलने की कोशिश करी, वो ये मानता था कि कहीं ना कहीं मॉडरेट लेवल होता ही नहीं है, किसी भी असाइनमेंट को हम मॉडरेट लेवल पे ला ही नहीं सकते, इसीलिए हम उसका फुल पोटेंशियल चूज कर ही नहीं सकते, हम स्टूडेंट का फुल पोटेंशियल जस्टिफाई कर ही नहीं सकते। ये उसने एज्यूम किया हुआ है, तभी वो ये कंक्लूड कर पा रहा है कि कभी भी किसी स्टूडेंट का हम फुल पोटेंशियल रियलाइज नहीं कर सकते। तो क्या अगर मैं इसको स्टैंडर्डाइज फॉर्म में लिखूं, अगर मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में डालूं, तो क्या कुछ आएगा? ऑब्वियसली जो पहला प्रीमाइस है बिल्कुल स्ट्रेट अवे वैसे ही आएगा जैसे अभी आया, और दूसरा प्रीमाइस भी बिल्कुल स्ट्रेट अवे वैसे ही आएगा जैसे अभी आया। पहला प्रीमाइस, इफ द स्टूडेंट्स डोंट फाइंड इट टू चैलेंजिंग, ऑब्वियसली वो अपना बोर होकर के असाइनमेंट को छोड़ देते हैं, और दूसरा प्रीमाइस कि असाइनमेंट बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है तो इसीलिए वो गिव अप कर देते हैं और फिर उनका फुल पोटेंशियल नहीं आ पाता। अब मैं अपनी वो अनस्टेटेड कंडीशन को ऐड करता हूँ यहाँ पर, और स्टैंडर्डाइज फॉर्म में इस चीज़ को लिखता हूँ कि दैट देयर इज़ नो मिडिल ग्राउंड। ठीक है, कोई भी मिडिल ग्राउंड है ही नहीं, कोई मॉडरेट लेवल है ही नहीं, तभी तो मैं ये कह सकता हूँ कि नो स्टूडेंट्स फुल पोटेंशियल विल एवर बी रियलाइज्ड। जो करेक्ट लेवल ऑफ डिफिकल्टी है वो कभी भी अचीव हो ही नहीं सकती, तो इसीलिए हम ये कंक्लूड कर पाएंगे कि नो स्टूडेंट्स फुल पोटेंशियल एवर बी रियलाइज्ड। ये हो ही नहीं सकता कि स्टूडेंट का हम फुल पोटेंशियल कभी रियलाइज कर सके। अर्थात दूसरे शब्दों में यहाँ लिखा गया है ऑल स्टूडेंट्स अचीव लेस देन व्हाट देयर एबिलिटीज वुड फॉलो। ठीक है, ये भी हम ऑल्टरनेटिवली बोल सकते हैं। ठीक है, यानी कि जितनी उनकी एबिलिटीज होनी चाहिए वो उतनी फॉलो अप नहीं हो सकती, अगर हम ये दो प्रीमाइसिस को एज अ प्रूफ एविडेंस ले लें, और तीसरा जो कंडीशन अनस्टेटेड थी उसको भी हम यहाँ रखेंगे। ठीक है, अब आपको कमेंट करके मुझे बताना है कि क्या आप यहाँ इन्फर कर सकते हैं, क्या आप मिडिल ऑफ द आर्ग्यूमेंट में से निकाल सकते हैं। मैंने इन्फ्रेंस नहीं लिखा है। ठीक है, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट कुछ क्लियर हुआ होगा तो आप यहाँ से क्या इन्फर कर सकते हैं वो अब आप यहाँ से डिराइव करेंगे और मुझे कमेंट करके माध्यम से इस वीडियो में बताएंगे। ठीक है, और मैं बढ़ूंगा तीसरे एग्जाम्पल की तरफ। ठीक है, चलिए तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। एक जूलॉजिस्ट ये कहता है कि एनिमल्स कैन सर्टेनली सिग्नल ईच अदर। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। एनिमल्स कैन सर्टेनली सिग्नल ईच अदर विथ साउंड्स एंड जेस्चर्स। ठीक है, हमने देखा है, हमने एनिमल्स को बात करते हुए देखा है, पर क्या वो कम्युनिकेट कर रहे होते हैं? वो कुछ साउंड निकालते हैं, कुछ जेस्चर करते हैं एक दूसरे की तरफ। ठीक है, however this does not confirm the thesis that animals possess language। बिल्कुल हम ये नहीं कह सकते, कंफर्म नहीं कर सकते हैं इस थीसिस को कि एनिमल्स जो हैं वो एक लैंग्वेज में बात करते हैं। सिंस एनिमल डू नॉट यूज दीज साउंड्स और जेस्चर्स टू रेफर टू कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स और एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज। कोई एब्स्ट्रैक्ट आइडिया नहीं बता रहे हैं, कुछ ऑब्जेक्ट की तरफ पोज नहीं कर रहे हैं, उसको पॉइंट आउट नहीं कर रहे हैं, वो मिस कर रहे हैं। ऑब्वियसली वो आपस में बात करने की कोशिश तो कर रहे हैं, बट क्या वो कोई एब्स्ट्रैक्ट आइडिया दे रहे हैं एक दूसरे को, ये हम नहीं कह सकते। ठीक है, और हमने इस चीज़ को प्रूव किया है कि इसीलिए एनिमल्स जो लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं उनके पास वो लैंग्वेज है ही नहीं एक्चुअली में, वो सिर्फ एक साउंड और जेस्चर है। ठीक है, वी कैन नॉट कन्फर्म द थीसिस दैट एनिमल्स पॉजेस दिस लैंग्वेज। एंड व्हाई? बिकॉज एक प्रीमाइस ने ये कहा कि एनिमल्स जो हैं दे डू नॉट यूज दिस साउंड्स और जेस्चर्स टू रेफर टू द कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स और एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज। ठीक है, वो सिर्फ सर्टेनली सिग्नल तो करते हैं एक दूसरे को, साउंड और जेस्चर्स की मदद से सिग्नल जरूर दे देते हैं, पर उसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है, कोई एब्स्ट्रैक्ट आइडिया नहीं होता है। अब अगर फिर यहाँ पर देखें कि कुछ अनस्टेटेड है, बिल्कुल यहाँ पर एक चीज अनस्टेटेड है, एक कंडीशन है जिसे टेकन फॉर ग्रांटेड लिया है ऑथर ने। कहीं ना कहीं आपके बैक ऑफ माइंड में भी ये चीज आ रही होगी कि क्या मिसिंग है यहाँ पर। अभी तक जो हमने एग्जाम्पल्स देखे हैं उससे आपको आइडिया लग जाएगा। बिल्कुल एक लॉजिकल कनेक्शन दोनों के बीच में, क्या चीज़ों के बीच में, क्या आप ये कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट्स या एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज जो हैं वो किस तरीके की रिप्रेजेंटेशन हो सकती है? ऑब्वियसली आप कहेंगे कि ऑब्जेक्ट्स को, कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स को शो करना, उसके एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को शो करने वाली ही लैंग्वेज या साउंड या जेस्चर को ही हम लैंग्वेज बोलते हैं। बिल्कुल हम ये चीज़ बोल सकते हैं, और कहीं ना कहीं बैक ऑफ माइंड में ये चीज़ मिसिंग है। अगर मैं उस प्रीमाइस को यहाँ ऐड कर दूँ, एक स्टैंडर्डाइज फॉर्म में इसको लिखूँ, प्रीमाइस आर्ग्यूमेंट कंक्लूजन फाइनली, तो हम इस चीज़ को देख सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या मिसिंग था यहाँ पर, बहुत तेज़ी से देखेंगे क्या है, क्या वो एजम्पशन है जो मिस कर दिया है। बिल्कुल मैंने यही बोला, इफ अ सिस्टम ऑफ सिग्नल्स यूजिंग साउंड्स और जेस्चर्स कंटेन्स नो एक्सप्रेशंस
referring to concrete objects or abstract ideas, then that system is not a language. ये एक assumption था, ये क्लियरली उसने मिस किया। एक ऐसी कंडीशन थी जिसे आर्ग्यूअर ने पहले ही एज्यूम कर लिया था कि शायद ये आपको पहले से ही पता है कि जो कुछ भी ऑब्जेक्ट्स या एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज कोई एक पर्टिकुलर साउंड और जेस्चर अगर आप देखें, अगर उसमें कोई एक्सप्रेशन नहीं है जो कि रेफर कर सके किसी ऑब्जेक्ट को या किसी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को, तो इसका मतलब कि वो सिस्टम वो लैंग्वेज ही नहीं है। ठीक है, ये माना गया था, इससे पहले ही एज्यूम कर लिया गया था। और उसके बाद एक प्रीमाइस दिया गया कि एनिमल्स डू नॉट यूज दीज साउंड्स और जेस्चर्स टू रिफर टू कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स और एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज। ओके, और फिर मैंने कंक्लूड किया दैट फैक्ट दैट एनिमल्स कैन सिग्नल टू ईच अदर विद साउंड्स एंड जेस्चर्स डज नॉट कंफर्म द थीसिस दैट एनिमल पॉसेस लैंग्वेज। क्या ये कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है? क्या यह आर्ग्यूमेंट आपको एकदम क्लियर दिखता है? बिल्कुल, अब आपको ये थोड़ा सा बेहतर दिखेगा। सिर्फ एक ही प्रीमाइस था और उसके बाद हमने उसे कंक्लूड किया, और ये एक एजम्पशन था जो कि अगर हम यहाँ ऐड कर दें तो हमारा पूरा आर्ग्यूमेंट फ्रेम होता हुआ दिखेगा अब आपको। ठीक है, क्या हम इन्फर कर सकते हैं? ऑब्वियसली एनिमल्स आर लिविंग थिंग्स, ये हम इन्फर कर सकते हैं क्योंकि वो साउंड और जेस्चर बोल सकते हैं। हमने मिडिल ऑफ द आर्ग्यूमेंट में से कुछ इन्फर कर लिया। क्या हम इन्फर कर सकते हैं दैट मोस्ट ऑफ द एनिमल्स हैव द कैपेबिलिटी टू मेक साउंड्स और जेस्चर्स टू ईच अदर, क्योंकि यहाँ पर सर्टेनली शब्द का इस्तेमाल किया था एनिमल्स को रेफर करने के लिए, तो हम बोल सकते हैं डिस्काउंटिंग तरीके से कि मोस्ट ऑफ द एनिमल्स हैव द कैपेबिलिटी टू मेक साउंड्स और जेस्चर्स टू ईच अदर। आई होप ये आर्ग्यूमेंट से भी आपको क्लियर हुआ हो कि क्या डिफरेंस है एक इन्फरेंस में, क्या डिफरेंस है एक ऑब्वियसली एक एजम्पशन में। ठीक है, चलिए लास्ट आर्ग्यूमेंट की तरफ मूव करेंगे। अब चलिए बढ़ते हैं, लास्ट आर्ग्यूमेंट को देखेंगे। बहुत ही सिंपल एग्जांपल फिर से मैंने लिया है। हैविंग एन एफिशिएंट अट्रैक्टिव ट्रेन नेटवर्क मेक्स गुड इकोनॉमिक सेंस। ये एक प्रीमाइस है। ठीक है, अगर आपके पास एक अट्रैक्टिव ट्रेन नेटवर्क है एक सिटी में या एक पर्टिकुलर स्टेट में या एक पर्टिकुलर कंट्री में, तो एक अच्छा इकोनॉमिक सेंस बनता है। So the city needs to purchase new train carriages since the city should always do what makes good economic sense. बिल्कुल क्लियर प्रीमाइस आपको यहाँ दिखेगा। और क्या कंक्लूजन है? सो के बाद का जितना भी लैंग्वेज है वो कंक्लूजन है। सिटी नीड्स टू परचेज न्यू कैरेजेस। वाई? बिकॉज द सिटी हैज ऑलवेज टू डू समथिंग विच मेक्स गुड इकोनॉमिक सेंस। और एक अच्छा अट्रैक्टिव ट्रेन नेटवर्क हमेशा एक गुड इकोनॉमिक सेंस होता है। तो यहाँ पर एक चीज़ बिलीव करने की कोशिश की गई, आपको एक चीज़ पर बिलीव करने के लिए परज्यू किया गया है, किसी तरीके की एक परजुएशन है, यहाँ पर एक आर्ग्यूमेंट है, एक कंक्लूजन है, कुछ प्रीमाइसेस हैं, कुछ चीज़ प्रूव करने की कोशिश की गई, पर यहाँ पर कुछ मिसिंग है। और क्लियरली कहीं ना कहीं एक कंडीशन है जो ऑथर ने यहाँ मिस की है। और वो क्या कंडीशन है जो ऑथर यहाँ मिस कर चुका है? अब अगर हम अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में उस चीज़ को देखें, क्या एक लॉजिकल कनेक्शन हम बना सकते हैं कि कैसे आपने इस चीज़ को बोल दिया कि नए ट्रेन कैरेजेस हमें खरीदने पड़ेंगे, क्योंकि नए ट्रेन कैरेजेस से एक अट्रैक्टिव ट्रेन नेटवर्क बनेगा। कहीं ना कहीं बैक ऑफ माइंड में ये ऑलरेडी ऑथर को पता है कि आपको ये अज्यूम कर चुके हैं कि एक नए ट्रेन कैरेजेस से एक नया अच्छा अट्रैक्टिव ट्रेन नेटवर्क बनाया जा सकता है, बिकॉज इट्स अ गुड इकोनॉमिक सेंस। चलिए देखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसा दिखेगा। In order to have an efficient, attractive train network, the city needs to purchase new train carriages. और यही मैंने अभी बोला, यही एक assumption था जो कि already एक as a taken for granted condition ली गई थी और इस argument को frame किया गया था। ये missing था, ये एक unsstated premise था और एकदम clear एक assumption है जिसे अगर मैं add कर दूं इन दोनों premises, सॉरी इस premise के साथ, और इस एजम्पशन एक एक्चुअली यहाँ दो एजम्पशन हैं, एक और एजम्पशन है, दूसरा एजम्पशन है परचेजिंग न्यू ट्रेन कैरेजेस मेक्स गुड इकोनॉमिक सेंस। बिल्कुल ये भी मिसिंग था यहाँ पर और कहीं ना कहीं उसको एज्यूम किया था। हालांकि हमने अपने लाइन में जब हम उसको बोल रहे थे कि एक नए ट्रेन कैरेजेस के साथ हम एक नया गुड इकोनॉमिक सेंस होगा, ऑब्वियसली वो नया ट्रेन कैरेज एक अट्रैक्टिव ट्रेन नेटवर्क से आएगा क्योंकि वो एक एफिशिएंट अट्रैक्टिव ट्रेन नेटवर्क होगा, तो इसीलिए सिटी को एक नया ट्रेन कैरेज परचेज करना चाहिए। यही मैंने बताने की कोशिश की थी। तो ये दो एजम्पशंस थे जो कि मिसिंग थे। यहाँ पर दो प्रीमाइसेस भी थे। पहला प्रीमाइस है हैविंग एन एफिशिएंट अट्रैक्टिव ट्रेन नेटवर्क मेक्स गुड इकोनॉमिक सेंस, और दूसरा प्रीमाइस है द सिटी शुड ऑलवेज डू व्हाट मेक्स गुड इकोनॉमिक सेंस। तब जाके हम ये कंक्लूड कर पाएंगे दैट सिटी नीड्स टू परचेज न्यू ट्रेन कैरेजेस। इन चार प्रीमाइसेस की मदद से हम ये क्लियरली प्रूव कर सकते हैं दैट द सिटी नीड्स टू परचेज न्यू ट्रेन कैरेजेस, क्योंकि नए ट्रेन कैरेजेस से एक नया इकोनॉमिक सेंस आपका दिखता है
और ऑब्वियसली एक एफिशिएंट अट्रैक्टिव ट्रेन नेटवर्क के लिए भी आपके पास एक ऑब्वियसली नए ट्रेन कैरेजेस होने ज़रूरी हैं, और वो एक गुड इकोनॉमिक सेंस है, क्योंकि आपकी ऑब्वियसली जब नए ट्रेन कैरेजेस होंगे तो आपकी अट्रैक्टिव ट्रेन नेटवर्क होगा तो आपका इकोनॉमी को भी फ़ायदा मिलेगा, लोग उससे ट्रैवल ज़्यादातर करेंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ होगा, और ऑब्वियसली जब बेहतर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन होता है तो सोशल डेवलपमेंट होने के भी चांसेस होते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होने के भी चांसेस होते हैं, तो सोशियो इकोनॉमिक तरीके से ये आपको हेल्प करेगा। एंड देयरफॉर वी कैन कंक्लूड दैट सिटी नीड्स टू परचेज न्यू ट्रेन कैरेजेस। क्या कुछ इन्फर कर सकते हैं? बिल्कुल, लास्ट लाइन मैंने यहाँ पे ऐड की है, वो एक इन्फरेंस है। कहाँ से निकाला मैंने? इन दो प्रीमाइसेस की मदद से मैं ये बोल सकता हूँ कि सिटीज ट्रेन कैरेजेस आर ओल्ड। क्या मैं ये कह सकता हूँ बिकॉज हमें नए ट्रेन कैरेजेस खरीदने की ज़रूरत पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं हमें बैक ऑफ माइंड में तो नहीं हम ये बोल सकते, बट ये तब हम इन्फर कर पाएंगे जब हमारे पास ये प्रीमाइस हो कि सिटी नीड्स टू सम न्यू ट्रेन कैरेजेस, तो इसीलिए हम ये बोल सकते हैं। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि करेंट ट्रेन कैरेजेस आर नॉट सो अट्रैक्टिव, यानी जो अभी करेंटली इनके पास जो ट्रेन कैरेजेस हैं वो अट्रैक्टिव इतनी नहीं है, इसीलिए हमें नई ट्रेन कैरेजेस खरीदनी पड़ रही हैं जो कि ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगी। क्या ये हम इन्फर कर सकते हैं मिडिल ऑफ द आर्गुमेंट में से? बिल्कुल हम कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं आप, दो प्रीमाइसेस और दो इन्फरेंसेस हमने यहाँ से निकाले, दो अनस्टेटेड प्रीमाइसेस जो कि एजम्पशंस बने, और दो इन्फरेंसेस जो हम यहाँ से मिडिल ऑफ द आर्गुमेंट में से निकाल के बाहर डिराइव करके ला रहे हैं। ठीक है, तो कैसे ये आर्गुमेंट कंप्लीट हुआ? ऑब्वियसली एक अनस्टेटेड प्रीमाइस से ही कंप्लीट हुआ। तो ये चार एग्जाम्पल्स की मदद से आपको काफ़ी हद तक क्लैरिटी आई होगी कि क्या डिफरेंस होता है एजम्पशन और इन्फ्रेंसेस में। कमेंट करके ज़रूर आर्ग्यूमेंट 2 के कुछ इन्फ्रेंसेस शो करिएगा, जिससे मुझे पता चले कि आपने इस वीडियो को प्रॉपर तरीके से देखा और समझा। कुछ डाउट्स हो तो ज़रूर आप इसमें कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसे क्लियर करने की कोशिश करूँगा एट द अर्लीस्ट पॉसिबल टाइम। ठीक है, टिल देन तैयारी करते रहें, पढ़ाई करते रहें, और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।